गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट एंड लेगेसी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। देखिए, समाजशास्त्र का विकास भारत में उपनिवेशवादी राज्य के दौरान ही हुआ। उपनिवेशवाद को इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने जब भारतीय संदर्भ में अध्ययन करवाए, स्टडीज़ करवाए जनजातियों के, गाँव के, तो उनका पर्पस भारत का विकास करना नहीं था, कोई जन नीतियाँ लागू करना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य था भारत की व्यवस्था को गहनता से समझ लेना। क्योंकि उनको मालूम था कि अगर भारत को सही से समझना है तो उसके गांव को, उसकी जनजातियों को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए उन्होंने विदेश से अपने समाजशास्त्री, मानवशास्त्री बुलवाए और यहाँ पर जनजातियों और गांव का डिटेल्ड और इन डेप्थ स्टडी कराया। हालांकि बाद में ये स्टडी शिक्षा का अंग बन गया और भारतीयों ने इसी संदर्भ में अध्ययन करना, रिसर्च करना सीखा। तो उपनिवेशवादी काल के दौरान भी जो भारत का अध्ययन हुआ वो विदेशी रिसर्च मेथड्स के अकॉर्डिंग हुआ। और बाद में भी, उपनिवेशवाद के बाद भी ये देखा गया कि बहुत सारे भारतीय समाजशास्त्रियों ने उसी मेथड से इंडियन पर्सपेक्टिव में स्टडी करा, जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल सही नहीं था। क्योंकि भारत का जब चित्रण अंग्रेज़ों ने करा अपनी स्टडी में, तो उन्होंने बताया कि भारत एक स्थिर और बंद समाज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि भारत अपनी परंपरावादी रूढ़ियों से क्यों जुड़ा हुआ है। उन्होंने पूरा सच जानने की ना ज़रूरत समझी, ना ही उसको लोगों के सामने पेश करने की ज़रूरत समझी, क्योंकि उनका उद्देश्य भारत का उद्धार करना था ही नहीं, बल्कि भारत पर राज करना था। तो आज के इस टॉपिक पर हम डिटेल में ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे, ये समझेंगे कि उपनिवेशवादी काल के दौरान भारत में समाजशास्त्र का कैसे विकास हुआ और उपनिवेशवाद किस तरह से भारत में पनपा और भारत कैसे आज़ाद हुआ। ये पूरा एक हिस्टोरिकल स्टडी है जिसको आज हम करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नॉलेजेबल। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया में बिजनेस के पर्पस से सबसे पहले पुर्तगालियों और डच ने एंट्री की थी। उसके बाद अंग्रेज़ और फ्रांसीसी आए। पहले पुर्तगाली और डच इंडिया के अलग अलग स्थानों पर अपने उपनिवेशवाद, कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश करने में सफल हो गए। फिर बाद में इनमें आपस में सत्ता संघर्ष होने लगा और जिस वजह से बाद में सिर्फ फ्रेंच और इंग्लिश ही इंडिया में सीमित रह गए। बाद में फ्रेंच और इंग्लिश के बीच भी 3 वॉर हुए। पहला कर्नाटका का युद्ध जो 1748 से 1763 के बीच में हुआ, जिसमें जो अंतिम विजय है वो अंग्रेज़ों को मिली। इससे पहले क्लाइव में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कर दी गई। इस तरह से भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का बीजारोपण हो गया था। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, जिसमें अंग्रेज़ों को इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में मिली, जिससे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इनको दीवानी वसूलने का अधिकार मिल गया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा और एक एक करके भारतीय राजाओं को ये हराते चले गए और 1856 ईस्वी तक ज़्यादातर भारत पर इंग्लैंड का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और विस्तार में लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो और लॉर्ड डलहौजी जैसे गवर्नर जनरल्स का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है। अंग्रेज़ों ने अपने एम को पूरा करने के लिए हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ 4 युद्ध लड़े और 1779 ईस्वी में मैसूर पर इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय को हराकर 1818 में मराठा शक्ति को भी छिन-भिन कर दिया। 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने सिंध का
ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया और लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित कर दिया और सिखों को इनके नतमस्तक होना पड़ा। छोटे छोटे राज्यों को लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण नीति के आधार पर हड़प लिया और भारतीयों को अपना दास बना लिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश उपनिवेश पर इंग्लैंड की संसद का प्रभुत्व स्थापित हो गया था और 1877 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक इंडियंस ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन चलाया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गई और हमारा इंडिया जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद हो गया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का वक्त ही वो युग है जिसमें भारतीय समाज का आधुनिक युग प्रारंभ हुआ था। अंग्रेज़ी शासनकाल में ही परिवर्तन की बहुत सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो एक्टिव हो गई थी और इन प्रक्रियाओं में कुछ तो पूरी तरह से बाहरी प्रक्रियाएं थी जबकि कुछ आंतरिक प्रक्रियाएं थी। बाहरी प्रक्रियाओं में पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण, औद्योगिकरण मुख्य है, तो संस्कृतिकरण और नगरीकरण जो है वो आंतरिक प्रक्रियाएं हैं। उत्पादन में भी नई मशीनी तकनीक, व्यापार की नई बाजार प्रणाली, यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का जो एम था वो भारतीय समाज को उन्नत और आधुनिक बनाना नहीं था, वो ये सब उपाय अपने साम्राज्य के हितों की रक्षा के लिए कर रहे थे। इसीलिए अभी मैंने पहले भी मेंशन करा कि भारतीय समाज की प्रमुख सामाजिक और धार्मिक परंपराओं से अपने को इन्होंने तटस्थ रखा और उसमें कम से कम हस्तक्षेप करा। अंग्रेज़ों की इच्छा तथा आशा के विपरीत शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं के नए अवसरों ने भारतीय समाज में एक ऐसे प्रबुद्ध वर्ग को जन्म दे दिया जो अपने समाज की दीन दिशा पर विचार करने के लिए बाध्य हो गया। जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, रनाडे, तिलक, गांधी जैसे नाम हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और समाज सुधारक आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। इन आंदोलनों के अंतर्गत सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, नारी अशिक्षा और अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया गया। तो भारतीय समाज सुधार आंदोलन ने मॉडर्नाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको बल प्रदान किया। इस प्रबुद्ध वर्ग और उभरते हुए पूंजीवादी वर्ग में राष्ट्रीय चेतना जो है वो जागृत होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि उनके हितों का संरक्षण इसी बात में था कि अंग्रेज़ अपनी नीतियों में इस प्रकार से संशोधन कर लें कि नीति निर्माण में और प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन मिल सके और व्यापारी और उद्योगपति जो हैं वो प्रोत्साहन और संरक्षण प्राप्त कर सकें। धीरे धीरे ये जो आंदोलन था ये बढ़ता हुआ स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो गया और इस राष्ट्रीय आंदोलन में धीरे धीरे फिर कृषक और मजदूर भी शामिल होने लगे और फिर ये एक जन आंदोलन के रूप में सामने आ गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई। देखिए, अंग्रेज़ी शासनकाल में हो रहे परिवर्तनों को समझने के लिए बहुत सारे अंग्रेज़ विद्वान भारत आए और उन्होंने भारतीय गाँवों को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया, क्योंकि उस समय समाजशास्त्र का विकास तो हुआ नहीं था। इसलिए ब्रिटिश दृष्टिकोण और ब्रिटिश नीतियों से प्रभावित होकर ही गाँव को जो है पोर्ट्रे करा जा रहा था। इसलिए अंग्रेज़ों ने इस बात का अनुभव कर लिया था कि अगर देश में अपने पैरों को मजबूती से जमाना है तो यहाँ के गाँव, यहाँ के ग्रामीण समाज का अध्ययन करना ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है इन्होंने गाँव का और जनजाति का अध्ययन करा। तो B.H. बेडन पॉवेल, जिन्होंने 1872 में अध्ययन करा था गाँव का, भारतीय गाँव का, द इंडियन विलेज कम्युनिटी नाम से अपनी किताब निकली थी। तो ये भारतीय समाज का सबसे पहला अध्ययन है। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियन जो विलेजेस हैं वहाँ पे निर्धनता और स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने भी बहुत सारे विदेशी विद्वानों का ध्यान जो है गाँव की तरफ आकर्षित करा था। 1930 ईस्वी के बाद तो बहुत सारे विद्वान, प्रशासकों और राजनीति से प्रेरित सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी ध्यान ग्रामीण समाज की तरफ जाने लगा और इस तरह भारत में ग्रामीण अध्ययनों की तरफ समाजशास्त्रियों ने अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज में बहुत सारे परिवर्तनों की शुरुआत की।
युद्ध की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी। ग्रामीण समाज पूरी तरह से अंधविश्वास और समस्याओं से भर चुका था। तो इस परिस्थिति में भारतीय ग्रामीण समाज को समझने के लिए विधिवत प्रयास जो हैं प्रारंभ हो गए, जिनमें मैकलम डार्लिंग और जे.एच. हट्टन जैसे विद्वानों के गांव के बारे में महत्वपूर्ण अध्ययन है। लेकिन अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय ग्रामीण समाज के बारे में जो अध्ययन हुए, उसमें जो भारतीय समाज का चित्रण प्रस्तुत करा गया, उसमें भारतीय समाज के सिर्फ 2 तथ्य बताए गए। एक तो ये विखंडित समाज है, दूसरा ये स्थिर समाज है, जो कि पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भारतीय गांव का चित्रण जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश करा। और आज़ादी के बाद भी, उपनिवेश काल ख़त्म होने के बाद भी बहुत सारे जो भारतीय समाजशास्त्री थे वो उसी ब्रिटिश रिसर्च नीतियों से सीखे हुए थे, तो उन्होंने उसी तरह से भारतीय गांव का अध्ययन करा, जो कि पूरी तरह से सही नहीं था। लेकिन आज के संदर्भ में हम ये देख रहे हैं कि तस्वीर बदल रही है। आज के समय में जो आज के जो समाजशास्त्री हैं, जो आज के रिसर्चर हैं, वो अब इस पर्सपेक्टिव से भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें विदेशी रिसर्च मेथड्स न शामिल हों। तो अब हम देख रहे हैं कि तस्वीर बदल रही है, काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। तो ये था पूरा भारत के उपनिवेशवादी काल में किस तरह से समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, विकास हुआ, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये पूरा इसका एक समराइज डिटेल था। तो उम्मीद करती हूँ कि इस लेक्चर से भी आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। उपनिवेशवाद क्या है ये भी आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और भारत में उपनिवेशवाद के समय पे समाजशास्त्र का विकास किस तरह से हुआ ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से समाजशास्त्र रिलेटेड टॉपिक्स को समझने के लिए वीडियोस देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।